लिखा हुआ भी है। सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो रजिया ने सबसे बड़ी गलती की, उसने शादी कर लेनी चाहिए उससे, लेकिन नहीं, उसने राजनीति को सोचते हुए उसने सोचा कि मैं बहुत अच्छी शासक बनूंगी, मैं इसे भी चलाती हूँ, एक इधर चलेगा एक उधर चलेगा, तो दो चला लूँ, दो चला लूँ। देखो कभी भी दो नावों में खड़े होकर नैया पार नहीं हुआ, वो अच्छे कई सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि ये ना अपने महल में बंद कर अपने आप को, जिसका महल था जहाँ राजा बादशाह शासन कर गया, रोया करता था। उसके दरबार के बाहर से रात में रोने की आवाज आया करती। हेलो फ्रेंड, पेट की एक नई कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। ये जो टॉपिक है हम जो देखने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम देखने वाले हैं इसमें। तो देखो आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है वैसे बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा इतना ही है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट में देखना है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट का मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊँ, वैसे पैट में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम रहती हैं। पैट रहा, आपका यूपी पुलिस रहा, आजकल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मैंने लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, जैसे यूपी पुलिस का और जो ग्रुप डी का, जो यूपी तो इस लेवल के एग्जाम रहे हैं, उन सब के मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। वहाँ से देखा है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मेरा पहला वही टॉपिक रहा है कि पहले चेक करना है, आफ्टर डेट आपके सामने कोई भी मटेरियल लेके आना है। तो फर्स्टली जब मैं आपके लिए जो मटेरियल लेके आया हूँ आपको, जैसे मैं बताने वाला हूँ, तो ये है सल्तनत काल। सल्तनत काल की जो शुरुआत है, जो पहली बात ध्यान रखो, अब हम पूछ चुके हैं कहाँ पर, जो सल्तनत काल है आपको मैं बता दूं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है, इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमारा रहा है राजपूत काल। हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल, तो वो हिंदुत्व शासन थे, हिंदू शासक के रूप में हमने पढ़े हैं। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे सारे हमें मुस्लिम शासक मिलने वाले हैं। सारे सारे कौन मिलने वाले हैं? मुस्लिम शासक, मुस्लिम वंश। तो आपको मैं बता दूं एक जनरल नॉलेज के लिए, जो मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही है भारत में, जो मुस्लिम वंश भारत में आ रहा है, तो 711 या 712 ईस्वी के आसपास भारत में पहला एक आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का भारत में एक आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करता है। तब भारत एक मुस्लिम धर्म से परिचित होता है। भारत को पता चलता है कि कोई एक मुस्लिम धर्म है। तो भारत को पहली बार कब परिचित हुआ मुस्लिम धर्म से? 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। जिस टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम देखो मैं बता दूं, उसने पूरे भारत पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि हमने राजपूत काल पढ़ा है। राजपूत काल में हमें पता चल चुका है कि भारत एकत्रित नहीं है। तो उसने आक्रमण किया था जम्मू वाला क्षेत्र है, सिंधु वाला क्षेत्र था वो, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा है दाहिर है, राजा दाहिर, तो वहाँ पे उसने जो आक्रमण किया उसके रिक्वेस्ट पे आक्रमण किया था, ठीक है। जिस टाइम उसने आक्रमण किया था तो सिंध पर आक्रमण किया था। वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था, दाहिर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो बस हम अपनी बात यहीं पर रोकते हुए सीधा टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन के हैं, बहुत ज़्यादा इनमें चीज़ें हैं। क्योंकि हमें केवल सल्तनत काल देखना है, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि सल्तनत काल में कहाँ से कहाँ तक देखना है। जो सिलेबस दिया है बस सल्तनत काल लिख दिया। अब सल्तनत काल की जो शुरुआत मिलती है हमें, मिलती है वो कहाँ से? गुलाम वंश से, क्योंकि उससे पहले जो वंश देखते हैं हम वो नहीं है, सल्तनत काल में नहीं आया करते वो, ठीक है। जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये सल्तनत काल में नहीं आते, तो इसलिए हमें वो नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप देख लो सल्तनत काल। सल्तनत काल वही मुस्लिमों का काल है, इतना ध्यान रखना। सल्तनत काल दिमाग में क्लियर रखना, मुस्लिम शासन में घुस चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई, जिसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण महाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर था। जिस टाइम दिल्ली राजधानी बनी, और दिल्ली जिस टाइम राजधानी बनी 13वीं शताब्दी में आकर, तो दिल्ली को राजधानी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि दिल्ली सेंटर में पड़ती थी, दिल्ली सेंटर में पड़ा करती थी। और आज का जो भारत है वो आज जैसा भारत का नक्शा जो हम देखते हैं वो नहीं था, एक विशाल भारत था। क्योंकि पाकिस्तान, तजाकिस्तान और ये जितने पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब किस में हुआ करते थे? भारत में हुआ करते थे पहले। तो अभी क्या है, अफगानिस्तान, ये सब कट के भारत से अलग हो चुके हैं, अभी कट कट के भारत से अलग हो गए हैं। तो ये सब क्या थे? भारत में थे। तो इसलिए दिल्ली एक सेंटर पॉइंट था, और वहाँ पर एक दिल्ली जब राजधानी बनी तो इसमें लिखा हुआ है नियंत्रण एक महाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया। जिसने दिल्ली पर शासन कर लिया तो एक उसने क्या समझो, एक बड़े महाद्वीप के क्षेत्र पर शासन कर रहा है वो,
अगला है जो सल्तनत काल चलता है 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से 5 अलग वंश हैं? पहला आपका गुलाम वंश है, दूसरा आपका खिलजी वंश है, तीसरा आपका तुगलक वंश है, चौथा आपका सैयद वंश है, आपका लास्ट है लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश के बाद तुरंत हम कहाँ जाते हैं? मुगलों में, मुगल काल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम है ना बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरत है केवल उतना देख रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा नहीं हम देख रहे इसमें। तो सबसे पहले आते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश भी बोलते हैं, इसे इलबरी वंश भी बोलते हैं, या इसे ममूलक, शायद ममूलक ही है आई थिंक, ऐसे ही एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक बार चेक कर लूँ जो इसके लिए बोला जाता है। अब अभी इतना देखो बस, इसे गुलाम वंश या इलबरी वंश या मामलुक वंश, गुलाम वंश या इलबरी वंश या मामलुक वंश कहा जाता है इसे। अब इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290। दिल्ली सल्तनत पर पहला ऐसा कौन सा वंश था जिसने शासन किया? ये पता होना चाहिए। तो भाई साहब गुलाम वंश था, गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश, जो जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो ये संस्थापक है, ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, संस्थापक कहा जाता है। तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर? दिल्ली पे शासन किया। इसकी उपाधि थी लाख बख्श। क्यों? क्योंकि लाखों का दान दिया करता था। लाखों का दान देने के कारण इसकी उपाधि क्या रख दी गई थी? लाख बख्श इसकी उपाधि रख दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सभी को पता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। लेकिन जो इसने निर्माण कराया कुतुब मीनार का, वो कराया क्यों था? एक सूफी संत थे, लिखा हुआ भी है, एक सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो निर्माण कराया इसने, संपन्न नहीं कराया है। इसने पहली मंजिल बनवाई थी, ठीक है, और आगे का जो है वो बनवाया है इल्तुतमिश ने। आगे का जो था वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, जिससे पूरा काम पूरा कंप्लीट कराया वो किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। कहाँ पर? कुतुबुद्दीन कहाँ पर है? सॉरी, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। किसकी याद में निर्माण कराया गया? संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, अगला है दिल्ली में कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद व अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली में कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद, अजमेर में, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए मैंने वही लिखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फालतू की बातों पे हम बातें नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। इस वंश का वास्तविक संस्थापक आपका कौन है? इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 36 तक। तो अगर यही क्लास, मैं आपको बता दूं, अगर यही क्लास एक स्पेशल टॉपिक हम यही करते हैं, जैसे कि अगर यही क्लास हमें पहले स्पेशल टॉपिक के साथ करनी होती, गुलाम वंश देखना होता, तो मैं आपको बता दूं गुलाम वंश 3 क्लास का टॉपिक है, 2-3 क्लास का टॉपिक जाता है गुलाम वंश, क्योंकि बड़े टॉपिक है। लेकिन दिक्कत है ना, हम पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने का फायदा तब है ना जब एग्जाम में पूछा जाए। हम जो पढ़े जा रहे हैं लगातार, लेकिन हम कितना पढ़ रहे हैं? एग्जाम में कितना पूछा जा रहा है? सारी बात तो ये, एग्जाम में तो नहीं पूछा जा रहा, तो फिर क्यों हमें ज़्यादा पढ़ना? हो सकता है किसी को लगेगा यार ये तो कम है, तो वो कम है मुझे पता है, लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना उसके लिए एफिशिएंट है, उस एग्ज़ाम के लिए एफिशिएंट है, इतना ही चाहिए वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर हाँ यूपीएससी या पीसीएस के लिए देख रहे हो तो उसके लिए हमारी क्लास आगे आएंगी, अलग बैच स्टार्ट हो रहा है एक, तो उसके लिए अलग से क्लास आएंगे। तो मुझे अच्छे से पता है ये टॉपिक आप कहोगे कम है तो कम है, लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए एफिशिएंट है, फालतू नहीं है, क्योंकि हमें ना कम में ज़्यादा निकालना है। अगर हर टॉपिक को हम डीप जाकर पढ़ने लगे ना भाई साहब, आप 2 महीने छोड़ो 1 साल में तैयारी नहीं कर पाओगे पैट की। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पैट का इन्होंने सिलेबस दिया है, बस हमें इतना चाहिए, बस इतना पढ़ लो, हमें पता, बस आपसे एक जनरल नॉलेज के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अगला जो शासक है इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। इल्तुतमिश ने जो सुल्तान का पद था उसे वंशानुगत बना दिया था। इससे पहले क्या था, इल्तुतमिश जो था इसका बेटा तो था, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुतुबुद्दीन है उसने इसे जो शासक बनाया तो इसलिए बना दिया कि इसका बेटा है। लेकिन इल्तुतमिश को ये डर था कि अगला जो शासक आएगा ऐसा ना हो कि मेरा बेटा ना आकर कोई और आ जाए,
तो इसने इसे क्या करा, इसे वंशानुगत बना दिया। ठीक है, अगला है इसने तुर्कान चहलगामी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तुर्कान चहलगामी, ये मैं बता दूं। तुर्कान चहलगामी क्या है, 40 अमीरों का समूह है जिसमें मंत्री होंगे, 40 मंत्री होंगे। अमीर मतलब वो पैसों से अमीर नहीं, मंत्रियों की बात है यहाँ पे। तो इसमें 40 मंत्री हो गए, चहलगामी बोलते थे। चहलगामी किसने शुरू किया, इल्तुतमिश ने। या तुर्कान चहलगामी किसने शुरू करा, तो भी इल्तुतमिश ने। और इसमें कौन हुआ करते थे, इसमें अमीर हुआ करते थे, अमीर जो मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली की राजधानी स्थापित किया। दिल्ली को लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर कौन आया था, इल्तुतमिश लेकर आया, पता होना चाहिए। दिल्ली से जो राजधानी स्थापित की सल्तनत काल में किसने की थी, इल्तुतमिश ने। कहाँ से लेकर आया था, लाहौर से लेकर आया था। ठीक है, वह इसने इक्ता शासन व्यवस्था, इक्ता का अर्थ क्या है, वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा देना। इक्ता क्या अर्थ है, वेतन ना देकर जमीन का एक टुकड़ा देना। इक्ता व्यवस्था सुल्तान की और क्या करा था, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की और सुल्तान को विचार दिया, सुल्तान की सेना का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया कि एक सुल्तान के पास अपनी एक सेना होनी चाहिए। सुल्तान देखो, इसने इक्ता व्यवस्था दी। इक्ता व्यवस्था मतलब आप अगर सेवा कर रहे हो मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो मैं आपको पैसे ना देकर जमीन का एक टुकड़ा दूंगा। अब देखो ये सही थी प्रथा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, चलो। लेकिन एक दिक्कत ये थी ना, आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो, और मार्केट में सपोज आपको टमाटर खरीदने, आलू खरीदने, कुछ भी खरीदना है, तो जमीन लेकर थोड़ी चलोगे भाई। सिंपल सी बात है। आप ये तो नहीं कहोगे मेरे पास आधे बीघा जमीन है भाई, ले लो मुझे आलू दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। या टमाटर दे दो मेरे जमीन के बदले, ऐसा नहीं होगा। तो ये व्यवस्था कहीं तक सही थी उस दौरान, जब तक आदमी पे जमीन नहीं थी। लेकिन जब एक लिमिट तक जमीन आ गई, उसके बाद क्या दिक्कत थी, दिक्कत ये थी ना, आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो कैसे लाओगे। तो इसी चीज़ को खत्म करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इक्ता व्यवस्था को खत्म कर नगद वेतन के आधार पर सेना को रख लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी, इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। खत्म किसने की, अलाउद्दीन ने। दूसरा क्या, सेना का विचार किसने दिया पहली बार, तो वो किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। ठीक है, आगे देखो, सल्तनत काल के महत्वपूर्ण सिक्के। सल्तनत काल में महत्वपूर्ण सिक्के कौन से चलाए गए, जो इल्तुतमिश ने चलाए थे। सोने के सिक्के चले, उन्हें टका कहते थे, और तांबे के जो सिक्के चले उन्हें जीतल कहते थे। ये इल्तुतमिश के समय चले हैं। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर इसका पुत्र इकनुद्दीन फिरोज बैठा, लेकिन उसे तुर्की अमीरों ने हटाकर रजिया को गद्दी पर बिठा दिया। 1236 से 40 तक, 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रही है। तो अब आपको मैं बता दूं हुआ क्या था। जो ये रजिया सुल्तान बनी, ये बहुत चालाक थी, क्लेवर थी, बहुत। होता भी है, महिला वर्ग थोड़ा चालाक होता है, अगर थोड़ी तो चालाक होना जरूरी भी है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन एक लिमिट से आता है, लिमिट से ज़्यादा आती है। अब इनके साथ अगर मैं थोड़े से इनके बारे में बातें करूँ, तो सल्तनत में क्या था, अगर सत्ता पे बैठेगा तो पुरुष बैठेगा। तो इनका भाई सत्ता बैठ रहा था, सत्ता पे बैठ भी गया। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो अमीर थे, जो तुर्की लिखा है ना देखो, तुर्की अमीर, जो तुर्की अमीर थे, तो उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। और दूसरा ये, दिल्ली की जनता को भी इसने अपने पक्ष में कर लिया। अब जब इसने इतना दिल्ली की जनता और अमीरों को पक्ष में कर इसने कहा कि यार मुझे गद्दी पे बैठना है। अब इसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। तो सोचने वाली बात है, दौर किस टाइम का चल रहा है, 1240, तो ये खत्म होगी, लेकिन 1200 का दौर चल रहा है। उस दौरान महिलाओं को राजनीति में अधिकार नहीं थे। लेकिन और फिर अगर बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो मुस्लिम वर्ग में तो आज भी नहीं है। मुस्लिम वर्ग में तो बहुत सारी चीज़ों को हराम बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए नहीं है मुस्लिम में। क्योंकि अभी तक भी अगर हम देखें मुस्लिमों के बारे में, तो महिलाओं के पास मुस्लिम धर्म में अभी तक भी अधिकार कम रहे हैं। जैसे आप ट्रिपल तलाक देख लो, ट्रिपल तलाक हमेशा पुरुष दे सकता था, महिला नहीं दे सकती थी। तलाक देने के बाद परेशान कौन होती, महिला होती, कहीं पुरुष तो परेशान नहीं हुआ तलाक देने के बाद। तो उनके पास तो अभी तक भी अधिकार नहीं है, अभी तक भी अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो अभी बात थी 1200 की, 1200 का दौर था, और उन्होंने उस टाइम सोचो कितना दिमाग लगाया होगा। तो और वो सल्तनत में आई और सत्ता में बैठ गई, सत्ता में दिल्ली गद्दी पे बैठ गई। अब इन्होंने विद्रोह किया था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था दिल्ली में, वो आगजनी हुई थी। उस दौरान इन्होंने अपने भाई को मरवा दिया, अपनी माँ को मरवा दिया, और खुद गद्दी पे बैठ गई थी। अब जब ये गद्दी पे बैठ गई, तो इनके बारे में कई सारी बातें हैं जो आई वहाँ से आती हैं।
जैसे ही गद्दी पे बैठती हैं, एक सेनापति को, ये जो एक नॉर्मल सेनापति था, उसे एक घुड़सवार सेना का अध्यक्ष बना देती हैं। जो ये सेना, जैसे ये सल्तनत पे आती हैं, गद्दी पे बैठती हैं, तो ये क्या करती हैं, सबसे पहले कार्य करती हैं कि जो एक सेना में नॉर्मल पद पे था, उसे घुड़सेना का अध्यक्ष बना देती हैं। ठीक है। और उस जब इन्होंने ऐसा किया तो एक चर्चा उठी, अफवाह फैल गई कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। और कह भी सकते हो आप, कह भी सकते हो, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या करा इन्होंने, देखो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कि इन्होंने ऐसा होगा, क्योंकि इन्होंने मलिक याकूत को अश्वरोही सेना का प्रमुख बना दिया था। मलिक याकूत एक नॉर्मल सेनापति था, उसे मलिक याकूत उसे अश्वरोही सेना का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो जैसे इन्होंने ये करा कि आपने एक नॉर्मल व्यक्ति को उठाया और आपने अध्यक्ष बना दिया, तो सिंपल सी बात कुछ तो था। तो इनकी एक अफवाह फैल गई कि इन दोनों में इन दोनों का प्रेम चल रहा है। अब दिक्कत ये थी कि ये उससे शादी नहीं की। सबसे बड़ी गलती करी रजिया ने सबसे बड़ी गलती की, उसे शादी कर लेनी चाहिए थी उससे, लेकिन नहीं, उसने राजनीति को सोचते हुए उसने सोचा कि मैं बहुत अच्छी एक शासक बनूंगी, मैं इसे भी चलाती हूँ, एक इधर चलेगा एक उधर चलेगा, मतलब दो चला लूँ। तो इसने सोचा दो चला लेती हूँ। देखो कभी भी दो नावों में खड़े होकर नैया पार नहीं हुआ करती। वो अजय देवगन ही कर सकता है कि अजय देवगन ही कर सकते हैं कि दो मोटरसाइकिल पे खड़े होकर निकल सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक। ऐसा नहीं आप पूरा रास्ता तय कर लोगे। ठीक है। अब इधर इन्होंने क्या करा, मलिक याकूत के साथ इनकी प्रेम संबंधी अफवाह फैली है। अब इन्होंने जो निकाह किया, जो शादी कर ली, वो इन्होंने कर लिया था, जो निकाह किया था इन्होंने, जो ये विद्रोह हो रहा था, जो इनकी प्रेम संबंधी अफवाह फैली थी, उस विद्रोह को, मतलब उन अफवाह को दबाने के लिए इन्होंने गवर्नर था अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर है अल्तुनिया, उससे शादी कर ली। अब इधर अल्तुनिया शादी की और प्रेम पर संबंध किसके साथ था, मलिक याकूत के साथ था। तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी ये। अब मलिक याकूत का दिमाग हट गया भाई, तो सिंपल सी बात है, हटना स्वाभाविक सी बात था। तो अब यहाँ से क्या पता चलेगा, देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक इतिहास में क्लियर नहीं हुई, लेकिन अगर आप जब इतिहास पढ़ोगे थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा पक्का मलिक याकूत ने ही किया होगा, और कोई नहीं करने वाला था उसे, कोई और नहीं करने वाला रहा होगा कि मलिक याकूत नहीं करा होगा। देखो आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो, धोखा दे रहे हो भाई किसी को, तो बदला तो लेगा वो, सिंपल सी बात है। कब तक नहीं लेगा, आज नहीं लेगा, कल नहीं लेगा। देखो बदला लेना कोई गलत बात नहीं है, बदला लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति से बदला नहीं लिया जाता है, हर व्यक्ति से बदला नहीं लिया जाता है। बदला कुछ व्यक्ति से लिया जाता है, और केवल बदला उन्हीं से लिया जाता है जो बहुत करीब होते हैं। क्योंकि अगर बदला नहीं लोगे तो कोई भी आपको बना के निकल लेगा, समझ रहे हो ना, क्या बना के निकल लेगा। तो इसलिए बदला लेते हैं। तो उसने अल्तुनिया ने वही, उसने मलिक याकूत ने यही करा, उसने निकाह कर लिया। किस लिए, कि अफवाह दबाने के लिए। और हुआ क्या, जो देखो इसकी क्या हुआ, मैंने आगे इसमें एक चीज़ लिखी होगी, शायद नहीं लिखी मैंने, हाँ जो ये लिखना है, गद्दी में 1236 1240 के बैठी रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हो गई। देखो 4 साल ही रही केवल, और इन 4 सालों में इसने ना अपना नाश कर लिया। जब इसका प्रेम प्रसंग मलिक याकूत के साथ था, उसके साथ निकाह पढ़ लेती, धोखा दिया ना। अब जरूरी नहीं हर व्यक्ति मार ही देता है, लेकिन इसने तो मरवा दिया। हो सकता है सबका बदला लेने के तरीके अलग अलग हों। तो इसने क्या करा, मलिक याकूत ने, तो ये कहाँ जा रही थी, भटिंडा जा रही थी, ये भटिंडा जा रही थी, मतलब किसके साथ, अपने आदमी के साथ। हस्बैंड कौन था इनका, अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर, याद रखो, ठीक है, भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, उसके साथ ये हरियाणा के जंगलों से होते हुए भटिंडा जा रही थी। तो उसी दौरान कहा जाता है हरियाणा के डकैतों ने अल्तुनिया और रजिया दोनों को मार दिया। अब यही बात रही कि केवल आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग, कि बट हरियाणा के डकैतों ने मार दिया। मैं 101% क्लियर हूँ, वो जो डकैत भेजे थे मलिक याकूत ने भेजे होंगे, जो डकैत भेजे थे मलिक याकूत ने भेजे होंगे, और कोई नहीं भेज रहा होगा। सही किया था उसने, कोई गलत नहीं किया। ठीक है, आगे देखो। 1266 में बलवन गद्दी पर बैठा हुआ इल्तुतमिश का गुलाम बना। देखो बलवन के लिए कई सारी बातें हैं, मैं आपको बता दूं, बलवन के लिए कई सारी बातें कही जाती हैं। बलवन जो था ना, गुलामों का गुलाम था, बलवन के लिए कहा जाता है। एक अगर ये पूछ लिया है सल्तनत काल में गुलामों का गुलाम किस शासक के लिए कहा जाता है, बलवन के लिए कहा जाता है। क्यों, बलवन जो था इल्तुतमिश के टाइम पे पानी पिलाने वाला था,
पानी पिलाने वाले पद पे था, भिश्ती के पद पर पानी देने वाला। देखना तरक्की कहाँ से कहाँ तक की इसने। पहले क्या, पानी पिलाने वाला, उसके बाद इसने क्या करा, नसरुद्दीन महमूद के समय वजीर नियुक्त हुआ, फिर बाद में रजिया बहराम के समय शिकारी प्रमुख हुआ, और बाद में बहराम के काल में इसने चहलगामी में प्रवेश किया था। इसने चहलगामी में प्रवेश किया। तो कई सारी चीज़ें इसने बड़े स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ पर क्या बनता है, क्या बना, शासक बन गया भाई। क्या सोच रहे हो, शासक तो बना है, शासक बना है। लेकिन ये बचपन से इन सब के बीच में रहा था, इसके दिमाग में था कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इसके साथ कई सारी चीज़ें हैं। कहा जाता है कि ये है ना अपने महल में बंद करके अपने आप को, जो इसका महल था जहाँ ये रहा करता था, बाद में जब शासक बन गया तो रोया करता था। इसके दरबार के बाहर से रात में रोने की आवाज़ें आया करती थी, चिल्लाने की आवाज़। तो कहा जाता है ये अपने आप को मारता था, पीटता था, क्योंकि ये दिखने में सुंदर नहीं था, अजीब दिखता था थोड़ा, इसलिए अपने आप को ये मारा करता था। दूसरा ये कि जो इसके बारे में देखो बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कुछ है यार, कि मैं अगर कोई टॉपिक एक लेके बैठूँ ना तो शायद आधा एक घंटा कम पड़ जाए, 1-1.5 घंटा किसी एक के लिए भी, स्पेशल किसी एक के लिए भी। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश ये कि आपको कम से कम में ज़्यादा दे दूँ। तो 1266 में बलवन गद्दी बैठा हुआ इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम बलवन को, ठीक, किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के टाइम पे क्या था, पानी पिलाने वाले पद पे था। इसने रक्त व लोहे की नीति प्रारंभ की। इसने रक्त व लोहे की नीति प्रारंभ की। रक्त व लोहे की नीति मतलब क्या है, अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए इसने रक्त एवं लोहे की नीति प्रारंभ की थी, जिसकी शुरुआत इसने अपने चाचा शेर खां, रक्त लोहे की नीति अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए, और जिसकी शुरुआत इसने अपने चाचा शेर खां की हत्या से की थी। ठीक है, आगे देखिए, इसने तुर्कान चहलगामी समाप्त की। देखो तुर्कान चहलगामी शुरू किसने की, देखो इधर देख लो, इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगामी शुरू किसने की, इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने की, बलवन ने। क्यों समाप्त की थी, क्योंकि इसे तुर्कान चहलगामी में प्रवेश नहीं करने दिया था। ठीक है, ये तो बहराम के काल में तुर्कान चहलगामी में प्रवेश कर पाया था। और ये कहा जाता है जो 40 व्यक्ति थे इसके अलावा, मतलब 39 जो थे, उन सबको मरवाया था इसने, पकड़ के सबको कटवाया था। ठीक है, इसने भारत में नौरोजी त्योहार की शुरुआत की थी। इसने और भी बहुत सारी प्रथाएं, इसने सिजदा, जमीन बोसी और पाईबोसी, की शुरुआत की। सिजदा क्या है, शासक के सामने सर झुकाना। जमीन बोसी, शासक के सामने ऐसे उसके जमीन चूमना, और पाईबोसी, शासक के पैर चूमना। वो इसलिए शुरू की थी, अपने आप को बड़ा दिखना चाहता था, बस, और कुछ नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, कि हाँ बहुत कुछ है। तो शासक के बस इसका इतना था कि जनता के सामने अपने आप को बड़ा दिखना चाहता था। ठीक है, इसने एक विभाग, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखना, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, बलवन ने की थी। ठीक है, जो इस वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूस था। किसका, क्या पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, अगला आपका स्टार्ट होता है खिलजी वंश। अगला जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो है आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में आप देख लो, इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1230 तक है। ठीक है, देखो ये भी कहा जाता है खिलजी क्रांति के नाम से मतलब इसका जो इसने क्या करा था, इन्होंने तुर्कों को अबदस्त किया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो अफगानी मुल्क, इन्होंने क्या करा, जो तुर्की लोग थे यहाँ पे, तुर्की शासन थे, उन्हें पूर्णतः अबदस्त कर दिया था। ठीक है, और देखो ज़्यादा मत पढ़ो इसके बारे में, इतना देख लो। जलालुद्दीन जो खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक है। इसके संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। ठीक है, इसकी हत्या 1296 में इसी के भतीजे ने मलिक फिरोज, ठीक है, नहीं एक मिनट, हाँ जलालुद्दीन का, वो तो जलालुद्दीन का नाम है मलिक फिरोज। ध्यान रखना, जलालुद्दीन का अगर नाम पूछ लें, वास्तविक नाम मलिक फिरोज था, मलिक फिरोज। ठीक है, दूसरा है, इसकी जो हत्या की थी, इसकी हत्या 1296 में इसी के भतीजे अली गुरसाए, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी बना, इसकी हत्या इसी के भतीजे ने 1296 में अली गुरसाए, जो अलाउद्दीन बनता है बाद में, ठीक है, उसने कर दी थी। और उससे पहले ये इसकी शादी जो हुई थी इसके चाचा की लड़की के साथ, ठीक है, मलिका जहान से हुई थी। मतलब जो इसका चाचा, ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने अपनी बेटी की शादी, कौन, अपनी बेटी इसकी कौन है, मलिका जहान, उसकी शादी किससे की थी, अलाउद्दीन खिलजी से कर दी थी। तो मुस्लिम में हो जाता है, ये मत सोचो क्यों गई, कैसे कर दी, हो जाती है।
चाचा भतीजे उनमें हो जाती शादी, ठीक है, नॉर्मल है। अगर आगे देखो अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखें। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए मैंने ये कर भी दिया। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक है। 1296 से 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक। ये पूर्णतः अनपढ़ था, ये पूर्णतः अनपढ़ था, ध्यान रखना, ये पूर्णतः अनपढ़ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये एक योद्धा था, बहुत अच्छा योद्धा है। ये पूर्णतः अनपढ़ था लेकिन ये योद्धा बहुत अच्छा है, योद्धा बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, ठीक है। इसकी जो उपाधि है सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है इसे, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। और ठीक, कई सारे अभियान हैं इसके, तो अभियान हमें नहीं देखने, ठीक है, क्यों वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसने सेना को नगद वेतन पर रखा तथा स्थायी सेना रखी। इसने सेना को ना नगद वेतन पर रखा, मैंने बताया था एकता व्यवस्था खत्म करके नगद वेतन रहेगा ये। और दूसरा ये स्थायी सेना भी रखी थी। और इसने सेना में भर्ती के लिए दाग घोड़ा व दाग प्रथा प्रारंभ की, मतलब वही आज के टाइम में जो फिजिकल होता है ना आपका पुलिस में, वो जो प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी बहुत टाइम पहले शुरू कर चुका है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत टाइम पहले शुरू कर चुका था। इसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। क्या अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी। इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी, बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। दूसरा क्या है, इसने ना बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली शुरू की थी, क्यों की थी? आर्थिक सुधार करने के लिए, आर्थिक सुधार करने के लिए बाजार नियंत्रण की, ठीक है, बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहो, लेकिन जरूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्लियर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस एक आपको जनरल टर्म के लिए पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए आपका, इसलिए क्योंकि हम है ना पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से। हाँ यार पढ़ना है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या रहे, वो तो पढ़ा नहीं रहे, वो टॉपिक दे रखा है, पढ़ाया नहीं यार, क्या फ़ायदा उन्हें पढ़ने से, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल ये टॉपिक, अदरवाइज मैं छोड़ सकता था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा इस्लाम खतरे में नारा दिया। मुबारक शाह खिलजी जो इस वंश का अगला शासक है इसके बाद, तो उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, वह इस्लाम खतरे में है नारा दिया था, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक दरबारी कवि था, अमीर खुसरो, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था। तो ये आपका सारा का सारा क्या है, इतना आपका हमने खिलजी वंश देख लिया। अभी आपका जो रह रहा है सही, इसके बाद जो वंश रह रहे हैं आपका एक सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी, अभी और कौन कौन से, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सारे आपके रह रहे हैं। तो देखते हैं, एक मिनट, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम वो दोनों टॉपिक डालते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।